ठीक है, स्पष्ट रूप से बन जाएगी या कांग्रेस के ही पूरे पक्ष में आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ेंगी और निश्चित रूप से भाजपा की भी सीटें कुछ बढ़ेंगी और आम आदमी की सीटें घटेंगी, ये तो तय है। और मुझे मेरे आकलन के हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला या आम आदमी को बहुमत मिला तो हो सकता है कि हंग विधानसभा बने और किसी को बहुमत न मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संवैधानिक स्थिति ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा बहुमत किसी को मिलने की मुझे उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। कांग्रेस के लिए अच्छा है क्योंकि कांग्रेस की सुधार होगा, काफ़ी सुधार नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में है। मैं जो दिल्ली में घूम रहा था तो कई जगह देखा मैंने, सबसे ज़्यादा चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले से ही सबसे ज़्यादा अगर पोस्टर किसी के लगे थे तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के ही लगे थे। कांग्रेस का बहुत कहीं कहीं रेयर दिख रहा था, कोई पोस्टर नहीं लगे थे। और उनका मुख्यमंत्री जो रहा, उप मुख्यमंत्री, मैंने अखबार पढ़ा दिल्ली के अखबारों में कि वो चंदा मांग रहा था कि हम चंदा मांगेंगे। वो चंदा मांग रहे हैं और चंदा मांगने के पहले ही उनके लाखों के पोस्टर और बैनर होर्डिंग। हमारे बगल में बैठे हैं अनिल उपाध्याय जी, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हम बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली की चुनाव सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और 5 फरवरी को चुनाव है और 8 फरवरी को मतगणना है। ये बताइए कि आप दिल्ली रहकर ही आए हैं, दिल्ली का इस समय क्या माहौल चल रहा है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है और कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि इस बार महसूस किया है कि हमको अपने दम खम पे लड़ना चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो एक तरीके से भाजपा की बी टीम ही कही जाती है, और जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, तो उस समय लोगों ने एक षड्यंत्र करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम करने का काम किया और उनको डिफेम किया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि कोई जांच में ऐसी रिपोर्ट कहीं कुछ नहीं आई, 2G 3G कुछ नहीं निकला। और मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि हमारे मरने के बाद लोग हमारा मूल्यांकन करेंगे। आज पूरी दुनिया मान रही है कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल बहुत है। उसी तरह से शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी, और दिल्ली को अगर कहा जाए सही रूप में इंटरनेशनल राजधानी जैसा बनाने का और एक विकसित शहर जैसा डेवलप करने का काम अगर किसी ने किया तो शीला दीक्षित ने किया। शीला दीक्षित ने तमाम फ्लाईओवर और सड़क जो कुछ भी दिल्ली में बना उस बना, लेकिन उनको भी बदनाम करने की कोशिश किया लोगों ने कि जो खेल हुए थे, क्या नाम है, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, उसमें उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार किया और तमाम तरह के बदनामी उनके ऊपर किया। और कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल ने उसी शीला दीक्षित और मनमोहन सिंह को बदनाम करके, और इसमें अरविंद केजरीवाल के साथ और लोग भी थे, किरण बेदी भी थी, और ये जो तमाम कुमार विश्वास तमाम जैसे नए लोग पैदा हुए, सारे लोगों ने मिलकर, और उनके डिप्टी सीएम जो थे सिसोदिया, इन सारे लोगों ने उनको बदनाम करने की कोशिश किया। तो कांग्रेस को अब इनको सबक देने का समय आया है। अब सारे लोग फिर से मान रहे हैं कि दिल्ली जो है वो वास्तव में शीला दीक्षित समय में सही काम हुआ। शीला दीक्षित ने कोई खोखले नारे नहीं दिए, शीला दीक्षित ने कोई रेवड़ियाँ नहीं बांटी, शीला दीक्षित ने कोई ऐसा नहीं आश्वासन दिया जिसको बाद में पूरा न किया जा सके। जबकि अरविंद केजरीवाल ने तमाम नारे दिए और इस तरह के वादे किए, उसमें से कितने वादे पूरे हुए दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझती है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि जनता के टैक्स का, ईमानदारी से टैक्स का जो पैसा उसको किसी भी तरह से बिना मेहनत के लोगों को बांट दिया जाए। ठीक है, जनता को सब्सिडी मिलनी चाहिए, गरीब लोगों को कल्याण की योजनाएं चलनी चाहिए, उनको निचले तबके से ऊपर उठाने के लिए काम होने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि एकदम फ्री में कोई चीज़ वितरण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हो, या अन्य दलों के भी जो लोग हैं, जो लोग भी हों, चाहे किसी भी दल के हों। दिल्ली में जो चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है, एक तरफ दिल्ली के चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है और दूसरी तरफ कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी ने एकदम, जिस तरीके से बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पहले इतिहास नहीं पता था, अब इतिहास हम लोगों को पता चल पा रहा है कि इमरजेंसी क्या है। आप तो बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, चूँकि आप एक पत्रकारिता के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए, दर्शक जानना चाह रहे हैं। भारत के संविधान में आपातकाल के 3 प्राविधान किए गए हैं। 3 तरह से आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जाती है। जब एक तो बाहरी विद्रोह, बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो जाए अंदर से सेना का या पुलिस का, किसी का भी, या तीसरा जो है जब हमारी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा जाती है। 3 स्थितियों में भारतीय संविधान में आपातकाल लगाने के लिए अधिकार दिए गए हैं।
इमरजेंसी जो लगी उस समय मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और वो उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कोई एक सरकारी कर्मचारी थे जो इस्तीफ़ा दे दिए थे, लेकिन उनका इस्तीफ़ा तत्काल स्वीकार नहीं हुआ था। तो इसी का आरोप लगाया राजनारायण जी ने अपने रीट में और ये कहा कि वो सरकार का दुरुपयोग किया गया, जबकि हफ्ते 10-15 दिन बाद उनका इस्तीफ़ा स्वीकार हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था जिसके आधार पर इंदिरा गांधी का चुनाव ही रद्द कर दिया जाता है। उससे बड़े बड़े मामले आज हो रहे हैं, लेकिन आज चुनाव नहीं रद्द हो रहे हैं। तो एक बहरहाल वो जो भी हो, मुझे उस फैसले पे नहीं जाना है। वो फैसला जो भी हुआ, उस फैसला होने के बाद जो है उसी समय जयप्रकाश नारायण जी सब लोकप्रिय नेता थे, जो कभी किसी ज़माने में कांग्रेस में भी थे, समाजवादी पार्टी में भी आ गए, सोशलिस्ट में चले गए, सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़ गए थे। जेपी ने पटना में रैली हुई और एक जगह जो है उन्होंने कहीं कह दिया कि अगर इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकार कोई काम करती है जो आपको उचित न लगे तो सेना को भी उनकी बात नहीं मानना चाहिए। तो एक तरीके से कांग्रेस की जो तत्कालीन सरकार थी उसको एक आधार मिल गया कि एक तरीके से सेना को भड़काने का या आंतरिक विद्रोह कराने का प्रयास हो रहा है। उस आधार पर आपातकाल लगा दिया गया। लेकिन आपातकाल में कुछ त्रुटियाँ भी हुई होंगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब किसी सत्ता रहती है और कोई अच्छी योजनाएं भी चलती हैं, जैसे नसबंदी की योजना चली, वृक्षारोपण चला। वृक्षारोपण तो खैर बहुत अच्छा कार्यक्रम था, संजय गांधी ने चलाया था। और नसबंदी के नाम पर बहुत से सरकारी अधिकारी या कर्मचारी कोटा पूरा करने के नाम पे कुछ जोर जबरदस्ती भी कर दिए थे। खैर जो भी रहा, उससे बदनामी हुई सरकार की और सरकार इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई 77 में। और उसमें पहली बार जयप्रकाश नारायण ने समाजवादियों को जनसंघ से जोड़ा और आरएसएस के लोग भी जुड़ गए उसमें। और नहीं तो आरएसएस लोग कभी सत्ता में नहीं आते थे, और आरएसएस और जनसंघ के लोग सत्ता में जुड़े। और 2.5 साल भी ये सरकार नहीं चली मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, तक भी दूर सदस्यता के बात को लेकर समाजवादियों में और आरएसएस के लोग जो थे उनमें या जनसंघ के लोग उसमें दो फाड़ हो गया और सरकार गिर गई 2.5 साल में। थोड़े दिन के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बने 2-1 महीने के लिए, फिर उसके बाद उसका चुनाव हुआ। तो चुनाव में अभूतपूर्व सफलता के साथ फिर इंदिरा गांधी सत्ता में आई। लोगों ने माना कि इमरजेंसी में बहुत अच्छे काम हुए और जनता इंदिरा गांधी के कार्यों को लोगों ने प्रशंसा किया। अगर इमरजेंसी खराब ही थी तो मैं कहता हूँ 2.5 साल के अंदर फिर सत्ता में क्यों आई कांग्रेस? तो लोगों ने बदनाम किया। उसी तरीके से जो दिल्ली में जो मैंने बताया कि मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया, शीला दीक्षित को बदनाम किया गया, और तमाम NGO के लोग और इस तरीके के लोग जो RSS से जुड़े थे या आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। अन्ना हजारे खुद बताए जाते हैं कि ये सेना में जरूर थे लेकिन RSS से उनकी संबद्धता है। उसके बाद ये कभी दिखाई नहीं दिए, बराबर लोकपाल चिल्लाते थे, लेकिन अब लोकपाल की बात नहीं कर रहे हैं। जब भाजपा की सरकार आ गई तो लोकपाल भूल गए, अन्ना हजारे पता नहीं कहाँ छुप गए जाके, अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस तरीके से कहीं न कहीं से इन लोगों ने इन लोगों की भूमिका संदिग्ध थी, इन्होंने बदनाम किया कांग्रेस को। तो अब मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपना हिसाब चुकाने का ये अच्छा अवसर है। इंडिया गठबंधन भी जो बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, तमाम जगहों पर लड़ा, पंजाब में भी चुनाव लड़ी, लोकसभा का भी चुनाव लड़ी थी। इसी तरीके से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ी थी वहाँ पूरा। तो कोई कांग्रेस को उनको सीट नहीं दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो समझौता था कि वो लोकसभा के चुनाव के लिए। लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष के नेता लोग यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कला हो गया है, ये लोग अपने आप में दूसरे बयानबाजी देने में जुटे हैं। लेकिन दिल्ली की चुनाव की जो सरगर्मी है, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बदलाव होगा। अब बदलाव किधर जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव है इस बार रोचक चुनाव है और इस बार कांग्रेस ने भी सोच समझ के कैंडिडेट उतारे हैं। जहाँ से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ दिल्ली से वो नई दिल्ली सीट से, उसी सीट पर संदीप दीक्षित भी लड़ रहे हैं जो शीला दीक्षित के लड़के हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री का, और एक भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री थे साहेब सिंह वर्मा, उनके पुत्र भी लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव। इसी तरीके से जहांगीरपुर है बोलते हैं, जहाँ से डिप्टी CM लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वहाँ पर भी हाँ मनीष सिसोदिया, उस क्षेत्र से भी जो कांग्रेस पहले जो मेयर था और वो समय तक पता चला गया तो वो लड़ रहा चुनाव, वहाँ से कांग्रेस एक प्रत्याशी है। तो मैंने कई विधानसभा क्षेत्रों में देखा है कि फाइट काफ़ी टफ है और काफ़ी अच्छे जनाधार वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार कांग्रेस भी दमखम के साथ लड़ रही। तो मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ कि सरकार किसी की स्पष्ट रूप से बन जाएगी या कांग्रेस के ही पूरे पक्ष में आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सीटें बहुत बढ़ेंगी
और निश्चित रूप से भाजपा की भी सीटें कुछ बढ़ेंगी और आम आदमी की सीटें घटेंगी, ये तो तय है। और मुझे मेरे आकलन के हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं मिला या आम आदमी को बहुमत मिला तो हो सकता है कि हंग विधानसभा बने और किसी को बहुमत न मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संवैधानिक स्थिति ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरा बहुमत किसी को मिलने की मुझे उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती। कांग्रेस के लिए अच्छा है क्योंकि कांग्रेस की सुधार होगा, काफ़ी सुधार होगा इससे, काफ़ी सुधार होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार कयास भी लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव की जो सरगर्मी है कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में है। मैं जो दिल्ली में घूम रहा था तो कई जगह देखा मैंने, सबसे ज़्यादा चुनाव के 15 दिन 20 दिन पहले से ही सबसे ज़्यादा अगर पोस्टर किसी के लगे थे तो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के ही लगे थे। कांग्रेस का बहुत कहीं कहीं रेयर दिख रहा था, कोई पोस्टर नहीं लगे थे। और उनका मुख्यमंत्री जो रहा, उप मुख्यमंत्री, मैंने अखबार पढ़ा दिल्ली के अखबारों में कि वो चंदा मांग रहा था कि हम चंदा मांगेंगे। वो चंदा मांग रहे हैं और चंदा मांगने के पहले ही उनके लाखों के पोस्टर और बैनर होर्डिंग्स लग चुके हैं। ये सब ड्रामेबाजी खाली कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली जनता प्रबुद्ध है, वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों का असली रूप देख रही है। और मैं समझता हूँ कि पुनः इस बार शीला दीक्षित ने जो काम किए थे वो जनता के दिमाग में वो बात आ रही है कि शीला दीक्षित समय में कांग्रेस दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी थी, काफ़ी विकास हुए थे। और दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में झुकती हुई दिख रही है, क्योंकि शीला दीक्षित के स्मरण करके लोग ये सोच रहे हैं कि पुरानी सरकार जो थी वो ज़्यादा अच्छी थी। भाजपा की सरकार तो बहुत लंबे समय से नहीं है वहाँ। शीला दीक्षित 15 साल थी, उसके पहले हुआ करती थी भाजपा की सरकार। लेकिन भाजपा की सरकार पिछले देख लीजिए तो 25-30 सालों से भाजपा की सरकार वहाँ है नहीं। तो दिल्ली में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की संभावना अच्छी है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को, सीधे तौर पे इन्होंने एक ही संकेत दिए हैं कि कांग्रेस का संकेत मिल रहा है कि हो सकता है कि दिल्ली में उसकी सरकार बने। ये तो 8 फरवरी के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी सरकार बनती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।